गुड मॉर्निंग क्लास। हमने डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा और इस डायपोल मोमेंट को हमने वेरियस मेथड में यूज़ करके डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं वो यूज़ किया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की ज़रूरत क्या है? तो पहली इसकी एप्लीकेशन है फॉर द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल्स में कितनी पोलैरिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डायपोल मोमेंट की हेल्प ले सकते हैं। डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स कितना पोलर है, मींस उसमें कितनी पोलैरिटी है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसका क्या हो गया? फॉर द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब जैसे हमने HF लिया, हमने HCl लिया और HBr लिया। जब हमने इसका डायपोल कैलकुलेट किया तो इसमें म्यू की वैल्यू जो आई वो 2 आई, इसमें 1.3 डिवाई आई और इसमें जो आई वो 0.78 आई। मीन्स हम कह सकते हैं इधर से इधर जाने पे पोलराइजेबिलिटी हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सबसे ज़्यादा पोलर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या हो सकता है? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या लिख सकते हैं? दूसरा एप्लीकेशन, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, जैसे एग्जाम्पल में हमने HCl लिया, ये क्या है आपका? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो डायपोल मोमेंट देखें तो ये कितना है? 1.03 डिबाई। ये क्या था आपका? एक्चुअल डायपोल था। किसका? HCl का। हमने बोला Q चार्ज होता है ना, म्यू इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू डी। तो जो चार्ज था वो चार्ज कितना था? Q इज इक्वल टू कितना देखा गया? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ठीक है, डी कितना देखा गया? 1.275 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये क्या था? ये गिवन था। अब इनसे जब कैलकुलेट किया गया, ऑब्जर्व वैल्यू, तो ये क्या आई? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1.27 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये जो म्यू ऑब्जर्व आया आपका, ये किसके इक्वल हो गया? 6.11 डिवाई। ये ऑब्जर्व वैल्यू थी HCl की और ये एक्चुअल वैल्यू थी। ठीक, तो अब ऑब्जर्व वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं? इसका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ये क्या हो जाएगा आपका? म्यू एक्चुअल अपॉन म्यू ऑब्जर्व। ये कितना है आपका? 1.03 अपॉन 6.11 इंटू 11। तो जो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आया वो कितना आया? 70% आयनिक कैरेक्टर इसमें आया। तो विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल का आयनिक कैरेक्टर हम आसानी से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन इसका देखते हैं। तीसरा एप्लीकेशन इसका हो जाएगा ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में देखो, जैसे डाई एटॉमिक की बात करें, अगर हम डाई एटॉमिक की बात करें, ठीक है, तो ये हमेशा कैसे होते हैं? लीनियर पाए गए। जब इनका डायपोल मोमेंट देखा गया, डायपोल मोमेंट के थ्रू इनका शेप देखा गया, ज्योमेट्री देखी गई, तो ये लीनियर पाए गए। अगर ट्राई एटॉमिक की बात करें
ट्राई एटॉमिक की बात करें तो ट्राई एटॉमिक में आपके दो केस आते हैं, एक होता है CO2 और एक होता है वाटर। CO2 में जब मैग्नेटिक मोमेंट काउंट किया गया, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, डायपोल मोमेंट काउंट किया गया तो ये 0 आया, लेकिन वाटर में ये 0 के इक्वल नहीं आया, मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आई। ठीक है, ट्राई एटॉमिक के केस में अगर आपका डायपोल मोमेंट आपका 0 आ रहा है तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, अगर उसमें अगर उसमें डायपोल मोमेंट की कोई वैल्यू आ रही है तो वो लीनियर ना होके वेंट शेप का होता है। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिया हमने। तीसरा क्या है, टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक, ठीक है, इसमें हमने BF3 का केस लिया और NH3 का केस लिया। जब हमने इसका डायपोल मोमेंट निकाला तो ये 0 आया, लेकिन इसके डायपोल मोमेंट में कोई ना कोई वैल्यू आई। ठीक है, तो अगर डायपोल मोमेंट ट्राइएटॉमिक के केस में 0 आ रहा है तो ये स्ट्रक्चर आपका कैसा बना, प्लेनर बना। ठीक है, और इसमें जो स्ट्रक्चर बन के आया वो कैसा बन के आया, पिरामिडल आया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है ऑर्थो, मेटा और पैरा में, मान लो हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, यहाँ पे ग्रुप लगा है, इसके डायरेक्शन में ये ऑर्थो पोजीशन हुआ, ये मेटा पोजीशन हुआ और ये पैरा पोजीशन हुआ। तो पैरा पोजीशन में जो डायपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डायपोल मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है कौन सा पैरा है, कौन सा ऑर्थो है और कौन सा मेटा है, तो देखो अगर डायपोल मोमेंट हमारा 0 आ रहा है तो मतलब वो क्या है, हमारा पैरा है, पैरा पोजीशन है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है तो वो या तो मेटा हो सकता है या फिर ऑर्थो हो सकता है। अब कौन सा मेटा होगा और कौन सा ऑर्थो होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो मेटा की ऑर्थो की वैल्यू होती है, ऑर्थो का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ m की जो वैल्यू होती है म्यू ऑफ ऑर्थो, ये हमेशा ग्रेटर होती है किससे, म्यू ऑफ मेटा। ठीक, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, म्यू की वैल्यू 0 हुई तो पैरा हुआ, म्यू की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो वो ऑर्थो है, कम आ रही है तो वो मेटा है। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम सिस ट्रांस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिस ट्रांस को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसमें कुछ पॉसिबिलिटी होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम डायपोल मोमेंट के बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।